ओके, सो जो आज हमने रीडिंग सेलेक्ट करी है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये रीडिंग फाइनल्स में आ चुकी है। ये आइल्स स्टार फॉर एकेडमिक एंड जीटी जो आईडीपी के द्वारा पब्लिश करी गई थी, ये उस बुक में है। ये दिस बुक कंटेन्स द रियल रीडिंग जो रियल एग्ज़ाम में है। जैसे ये वाली जो रीडिंग है बेसिकली ये 2017 में आई थी फाइनल में। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो आज मैं आपके सामने साथ ही साथ सॉल्व करूँगी, बेसिकली अब है क्या, जब भी ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन आता है तो स्टूडेंट्स को होता है कि दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट अगर आपको एक सही टेक्निक पता हो तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ईजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो ये रहेगा। सो होता क्या है बेसिकली, जब आपको ये एक स्टेटमेंट दी गई होती है तो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कमिट क्या करते हैं कि उन्हें स्टेटमेंट रीड नहीं करनी आती है प्रॉपरली, जितनी हमें प्रॉपरली रीड करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, बेसिकली इंग्लिश इज़ नॉट आ मदर टंग, तो उतना हम अपने डेली बेसिस पे इंग्लिश के साथ इन टच नहीं हैं ड्यूरिंग, चाहे हम स्कूल ईयर्स में होते हैं किसी तरह भी। तो हमारी आदत क्या है रीडिंग की कि हम इतनी लंबी लाइन को एक ही बारी पढ़ लेते हैं। उससे होता क्या है, आधे वर्ड्स तो हमारे समझ में आ जाते हैं और आधे स्किप हो जाते हैं, उनका मीनिंग स्किप हो जाता है। अब रीडिंग में आप बड़ी सारी ट्रिक्स देखेंगे, बच्चे कीवर्ड फाइंड आउट कर लो, आपको कीवर्ड मिल गया तो आप बस लोकेशन ढूंढो, मैच करके और लगा दो। आइल्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कीवर्ड ज़रूर हमने अपना फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने कीवर्ड टू कीवर्ड मैच नहीं करना होता है, हमने मीनिंग टू मीनिंग मैच करना है। सबसे बड़ी जो हमारी ट्रिक है, दिस इज़ द ट्रिक, हमने मीनिंग मैच करना है, हमने वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करना है। तो अब जब भी आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ जाए, बड़ा धीरे से बड़ी पेशेंस के साथ क्वेश्चन रीड करना है एंड देन आपने उसको समझ के उसके मेन 2 कीवर्ड्स आपने फाइंड आउट करने हैं। कीवर्ड जो होता है बेसिकली ये आपको लोकेशन ढूंढ के देगा, लेकिन ये आपको करेक्ट आंसर नहीं बताएगा। करेक्ट आंसर आपको आपका मीनिंग ही बताएगा। तो अब कीवर्ड भी जो है वो भी दो, हम देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कीवर्ड कैटेगरीज बोल दी जाती हैं। एक तो होता है जब हमें नेम दिए गए होते हैं, तो नेम दिए गए हैं तो बेसिकली हमारे लिए फाइंड आउट करना इजी है। सेकंड जो कैटेगरी है जिसमें हम वर्ब्स को लेके आते हैं कि एक्शंस क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन हमारा जो है किस बेसिकली किस मेन बात का जिक्र कर रहा है, हो क्या रहा है। तो ये हमारे 2 आ गए हमारे बेसिकली कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के तरीके। तो अगर मैं 10th क्वेश्चन रीड करूँ देर ना करते हुए, तो बेसिकली क्वेश्चन अगर आप एक ही बारी में पढ़ेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ रोमन एम्पायर इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री। तो अगर तो आप कंटिन्यूसली रीडिंग प्रैक्टिस में हैं, आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज को लेके अच्छी है, तो फिर आपको 80% ये समझ आ जाएगा एक ही बारी रीड करके। लेकिन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में उन्हीं स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है जिनको इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती ही आती है। अब इसमें क्या है, आपने अपनी लाइन को ब्रेक करना है। द गवर्नमेंट ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर की जो गवर्नमेंट थी उसने इनकरेज करा, किस चीज़ को इनकरेज करा है, डेवलपमेंट को, किसी चीज़ की डेवलपमेंट को इनकरेज कर रहा है, किसकी, ग्लास इंडस्ट्री। तो ये मेरा बेसिक मुझे क्वेश्चन दिया था। तो अब हमने देखना है, अब देखें मेरा कीवर्ड, मेरे पास नेम भी है, मेरे पास 2 मेन कीवर्ड ग्लास इंडस्ट्री, रोमन एम्पायर। अब वर्ब क्या है, इनकरेज्ड। तो हमने ये देखना है कि जो रोमन एम्पायर की गवर्नमेंट थी, क्या उसने वाकई ही इनकरेज करा था ग्लास इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को। अगर हमें इसके ऑपोजिट दिया होगा, डिस्करेज करा था, मतलब उन्होंने इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ करा था, गलत तरीके से लिया था, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। अगर उन्होंने कहीं पे रोमन एम्पायर की गवर्नमेंट का रोल ही नहीं बताया है ग्लास इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में, तो आंसर इज़ गोइंग टू बी नॉट गिवन।
तो जब भी आपने क्वेश्चन रीड करना है आप उसको तीनों तरीके से देखें कि मेरा मेन जो मेरा सारा का सारा क्वेश्चन है किसके ऊपर टिका हुआ है, इसके ऊपर। इनकरेज किया था तो ट्रू आ जाएगा, डिस्करेज करा था तो फॉल्स आ जाएगा। अगर इनका रोल ही नहीं बताया कि ना उन्होंने इनकरेज करा ना डिस्करेज करा है, ग्लास इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली अपने आप ही डेवलप हो गई, तो आंसर क्या आ गया मेरा, नॉट गिवन आ गया। तो अब आई विल बी मूविंग टू माई क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं कीवर्ड जो नेम वाले हैं, रोमन एम्पायर एंड ग्लास इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ये मैं देखूंगी। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। किस पे टाइम वेस्ट करते हैं? जब वो इस तरह से रीड करते हैं, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। मेरे पास दो मेरे मेन कीवर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ रोमन एम्पायर एंड ग्लास इंडस्ट्री। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू स्किम एंड स्कैन। देखो इस तरह से करना है स्किम एंड स्कैन। ना रोमन एम्पायर की बात है, ना ग्लास इंडस्ट्री की, ना गवर्नमेंट की। मूविंग टू हेयर, ग्लास तो दिखा लेकिन नो इंडस्ट्री है ना, कोई रोमन एम्पायर की बात नहीं है। अगेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास मिल रहा है, नो रोमन एम्पायर अगेन। देन ग्लास मिला मुझे, सीरिया की बात आ गई, इराक की बात आ गई। देन ये एक अगेन एक नेम दे दिया मुझे, नो रोमन एम्पायर। अगर टाइम पीरियड 300 BC पे हम आते हैं तो इसमें भी हमें देयर इज़ नॉट एनी थिंग रिगार्डिंग रोमन एम्पायर और गवर्नमेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ में रोमन एम्पायर और गवर्नमेंट का ही नहीं है, इसमें ये मुझे रोमन एम्पायर मिला। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या, मुझे रोमन एम्पायर मिल। जब भी जहाँ पे आपको मेन एक लोकेशन मिल रही है, एक भी वर्ड मिल रहा है, आप उस वो लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है वहाँ से रीड करना शुरू कर दे। तो जस्ट एट द टाइम दैट ग्लास ब्लोइंग वॉज इन्वेंटेड, कहते जब ग्लास ब्लोइंग इन्वेंट हुई थी उसी टाइम पे रोमन एम्पायर बिकेम इस्टाब्लिश। रोमन एम्पायर उसी टाइम पे बना था जब ग्लास ब्लोइंग इन्वेंट हुई थी। दिस पोलिटिकल फोर्स, तो ये क्या आ गई, पोलिटिकल फोर्स जो है, रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं। पोलिटिकल फोर्स मतलब यहाँ पे इसको इन्होंने किसके साथ जिक्र करा है, गवर्नमेंट के साथ, है ना। तो ये जो पोलिटिकल फोर्स थी गवर्नमेंट की, हेल्प टू स्प्रेड द न्यू टेक्नोलॉजी, इन्होंने हेल्प करी इस नई टेक्नोलॉजी। कौन सी नई टेक्नोलॉजी, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग या ग्लास ब्लोइंग, है ना। इस नई टेक्नोलॉजी को हेल्प करी स्प्रेड करने में। नॉट लीस्ट, कम नहीं, बिकॉज द ग्लास इंडस्ट्री वॉज सपोर्टेड बाय द रोमन गवर्नमेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, क्योंकि ग्लास इंडस्ट्री को सपोर्ट करा गया था रोमन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे हिस्सों में, एम्पायर के बहुत सारे। तो सपोर्टेड एंड इनकरेज्ड, ये क्या आ गया, साथ देना, है ना, हेल्प आउट करना। तो आंसर अब क्या आएगा इसका आंसर है हमारा ट्रू। डन हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द 1st century CE, तो दिस इज माय मेन कीवर्ड, द प्राइज ऑफ ग्लास वेसल रोज अबव दैट ऑफ पोट्री। तो 1st century मुझे टाइम पीरियड दे दिया। मेन कीवर्ड क्या है, प्राइस किसका, ग्लास वेसल का। वर्ब है मेरी लगी हुई रोज, अबव दैट ऑफ पोट्री। तो कहते ग्लास की जो बनी वेसल्स होती थी उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया पोट्री के ऊपर। ठीक है, पोट्री क्या होती है, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ये सारा इसी में इंक्लूड रहता है। तो कहता 1st century CE में कांच के बने वेसल्स का प्राइस बढ़ गया था पोट्री को। तो 1st century से। अच्छा, अब नेक्स्ट टिप हमारी क्या है, जहाँ पे मुझे 10th मिला है उसी के नीचे मुझे 11th मिलेगा। ये 95% जो आप जब भी रीडिंग सॉल्व करेंगे आपके आंसर इसी सीक्वेंस में दिए होते हैं। तो 10th हमें मिला था यहाँ पे। अब 11th देखते हैं। हमारा मेन कीवर्ड था 1st century CE, ये मुझे मिला, दिख रहा है, ये भी मुझे दिखा 1st century CE। दूसरा था क्या, ग्लास वेसल प्राइस। तो ये मेरा स्टार्ट हो रहा है, रोम इटसेल्फ हैज़ बिकेम अ मेजर ग्लास ब्लोइंग सेंटर बाय द 1st century CE एंड ग्लास वेसल्स बिकेम चीपर देन ones मेड ऑफ पॉटरी। तो क्या है, ये क्या कहते हैं, ये हो गए चीप, ये क्या हो गए, सस्ते हो गए। वहाँ पे हमें क्या मेन वर्ड दे रहे थे, रोज़, कहते बढ़ गए, मतलब महंगे हो गए, एक्सपेंसिव हो गए यहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे एक्सपेंसिव का ऑपोजिट दे रहे हैं, तो आंसर मेरा रहेगा फॉल्स। देखें, आपने जो एक बार ही देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, आपने जो आंसर लगा दिया आप इसे लगा रहने दें। आप बार बार उसको जाके जब रीचेक करने की कोशिश करते हो तो देन आप कंफ्यूज होते हो।
नाउ मूविंग टू 12th, कलर्ड एंड कलरलेस ग्लास, दो आ गए, कलर्ड और कलरलेस ग्लास वर यूज्ड, यूज आ गया, वर्ब आ गया, फॉर डिफरेंट पर्पसेज इन फर्स्ट सेंचुरी CE। तो मेरा टाइम पीरियड अगेन आ गया फर्स्ट सेंचुरी, कहता फर्स्ट सेंचुरी CE में कलर्ड और कलरलेस ग्लास जो था अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। अब हमने देखना है अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था या नहीं यूज़ किया जाता था, या कलर और कलर्ड ग्लास का यूज़ के बारे में बताया ही नहीं है कि इनको किस काम के लिए यूज़ करते थे। तो मूविंग टू, हमें यहाँ पे हमारा 11th मिला, तो इसके नीचे हम 12 देखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी CE आ गया। एट फर्स्ट ऑल ग्लास वॉज कलर्ड, शुरू में क्या था, सारा ग्लास कलर्ड था क्योंकि इम्प्योरिटीज़ थी इसमें। हाउ एवर फर्स्ट सेंचुरी CE की बात करिए तो इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द एडिशन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, कहता फर्स्ट सेंचुरी में हमें क्या पता चला कि जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो क्लियर ग्लास बनाया जा सकता है, विच कुड देन बी कलर्ड, और उसको बाद में फिर कलर किया जा सकता है इफ़ सो डिज़ायर्ड, अगर किसी की इच्छा हो कि मुझे ग्लास को कलर करना है बाय एडिंग पर्टिकुलर मटेरियल्स। तो यहाँ पे कलर्ड ग्लास की बात आ गई, कलरलेस ग्लास की बात आ गई, बनता कैसे। द रोमन्स मोस्टली यूज्ड ग्लास फॉर वेसल्स, तो कहता रोमन क्या है, ग्लास यूज़ करते थे वेसल्स बनाने के लिए, ऑल्दो दे ऑल्सो प्रोड्यूस्ड मोज़ैक टाइल्स एंड विंडो ग्लास विद इट। द मोस्ट important building in Rome and the most luxurious villas of Herculaneum and Pompeii contained glass windows, although these were far less clear than modern windows। तो अब देखें, मैंने यहाँ तक पढ़ा है, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग में बताया है कि कलर्ड ग्लास कैसे बनते हैं और कलरलेस ग्लास कैसे बनाया जा सकता है। मुझे इन्होंने कहीं पे भी कलर्ड और कलरलेस ग्लास के डिफरेंट पर्पसेस के बारे में नहीं बताया है कि इन इन जगहों पे इस तरह से इन्हें यूज़ किया जाता है। तो आंसर मेरा अब इसमें क्या रहेगा, आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ग्लास मेकिंग बिकेम मोर वाइड स्प्रेड, मेरा वर्ब आ गया, वाइड स्प्रेड मतलब ज़्यादा फेमस हो जाना, ज़्यादा फैलना। ग्लास मेकिंग ज़्यादा फेमस हो गई, फैल गई। व्हेन, कब फैली, जब रोमन एम्पायर केम टू एन एंड, जब रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तब ज़्यादा ग्लास मेकिंग फैली। अब मैंने देखना है कि रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तब ज़्यादा फैली, या रोमन एम्पायर के ड्यूरिंग फैली, या इसकी वाइड स्प्रेड ग्लास मेकिंग फेमस कैसे हुई, इसके बारे में हमें बात ही नहीं करी है। तो बेसिक मेरा सारा का सारा क्वेश्चन किसके ऊपर टिका है, वाइड स्प्रेड के ऊपर। यहाँ पे जो हमारा 12 था किसके ऊपर था, यूज़ के ऊपर। इसमें हमारा क्या था, प्राइस के ऊपर। इसमें हमारा क्या था, इनकरेज के ऊपर। तो अब वाइड स्प्रेड फेमस देखना, तो मुझे मेरा 12th मिला था यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव आउट एंड देखें, यहाँ तक हमने विंडोज़ तक पढ़ा था। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग वॉज अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री, फ्लरिशिंग मतलब बड़ी, जो बढ़ रही है, बड़ी फेमस हो रही है ना, इंडस्ट्री इन द रोमन एम्पायर एंड ग्लास वॉज कॉमनली अवेलेबल। कहता रोमन एम्पायर में ये बड़ी फेमस इंडस्ट्री थी, फ्लरिश हो रही थी, बढ़ रही थी, और ग्लास कॉमनली अवेलेबल था। इंडीड types of glass that were difficult to make had become technically possible and were expensive luxury goods। तो कहता ये क्या है, ग्लास कॉमनली अवेलेबल था और हम लग्जरी चीज़ें भी इनसे बना सकते थे। अब यहाँ पे अभी तक इन्होंने एंड ऑफ रोमन एम्पायर की बात नहीं करी है, तो आई विल बी रीडिंग फर्दर ऑन। पावरफुल स्टेट्स सीम टू हैव केप्ट ग्लास मेकिंग टेक्निक्स, कहते जो पावरफुल स्टेट्स थी उन्होंने क्या किया था, ग्लास मेकिंग टेक्निक्स को बड़ा सीक्रेटली रखा था, केप्ट मतलब रखा था, एज वॉज द केस विद द रोमन एम्पायर, और सेम रोमन एम्पायर ने भी ग्लास मेकिंग को बड़ा एज अ सीक्रेट रखा था। हाउ एवर, लेकिन एज द रोमन एम्पायर डिक्लाइंड, जैसे रोमन एम्पायर ख़त्म होना शुरू हुआ in the 4th and 5th century CE, glass making skills spread through the Middle East and Europe। तो कहते जैसे जैसे रोमन एम्पायर डिक्लाइन होता गया, ग्लास मेकिंग जो स्किल थी ये क्या हुई, स्प्रेड हुई। कहाँ पे स्प्रेड हुई, पूरे मिडल ईस्ट और यूरोप में। तो ये क्या आ गया, वाइड स्प्रेड का आ गया ना, फैली। कब फैली, जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ। तो माय आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू। सो दिस इज़ द मेन टेक्निक ऑफ डूइंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इसमें कोई भी प्लीज़, देर आर नो मैजिकल ट्रिक्स टू सॉल्व योर आइल्स रीडिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन।
बेसिक आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहेगा। हाँ, टेक्निक ज़रूर है कि आपका मेन एक वर्ड ही है जो सारे क्वेश्चन को संभाल के बैठा है, उसी को हमने देखना है। वर्ड तो हम कीवर्ड ढूंढेंगे और उनको मैच करेंगे, वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। लेकिन जो हम कहते हैं ना मीनिंग मैच करें, जो मीनिंग मैच करना है वो हमने इस वर्ब का ही मैच करना होता है कि ये सेम दिया है तो ट्रू है, इसके ऑपोजिट है तो फॉल्स है। अगर इस वर्ब के रिगार्डिंग कोई भी जिक्र नहीं किया गया है तो आंसर नॉट गिवन है। अगर आपको मेरी ये टेक्निक अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम क्या कर रहे हैं अभी, जो हमने अभी तक देयर आर 3 to 4 टाइप ऑफ आइल्स रीडिंग क्वेश्चन जो हमने अपनी रीडिंग्स में कवर करे हैं वीडियो में, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा बेस्ट कवर करा है लिस्ट ऑफ हेडिंग आपने कैसे करना है। उसके बाद हमारी एक सेपरेट वीडियो है मैचिंग द एंडिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आपने किस तरह से सॉल्व करनी है। आज हम जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं दैट इज़ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर हमने डाल दी है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन द MCQs। इस तरह से हम जो 14 to 15 टाइप्स ऑफ आइल्स रीडिंग के क्वेश्चन हैं हम सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इन वीडियोस के अलावा दो हमारी जो मेन वीडियोस हैं उनको प्लीज़ ज़रूर देखें, वो आपका बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करेंगी कि आपके 5.5 से बैंड क्यों नहीं बढ़ रहे हैं रीडिंग में। और एक 7 बैंड इन 7 डेज हमने एक वीडियो अपलोड करी है जिसका हमें ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। जिसने भी वो अप्लाई करा है, इम्प्लीमेंट करा है, उनके डेली 25 से 27 आइल्स रीडिंग में करेक्ट होने शुरू हुए हैं। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम फिल करा है, वो 7 बैंड इन 7 डेज़ वीडियोज़ हमारी ज़रूर देखें। फॉर एनी फर्दर क्वेरी, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप हमें एनी टाइप कमेंट करें। हम ट्राई करेंगे कि हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई एज सून एज़ पॉसिबल दे पाएँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमें टेक्निकल अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो होप कि हम वो भी फैसिलिटी जल्दी लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आइल्स एग्ज़ाम। Thank you.